वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीकेंड के पिछ आखिरी 2-3 दिन विश्व के बाजारों में बहुत उथल पुथल रही। जो डाउ जोन्स, S&P एंड नेस्डेक के अंदर ऑलमोस्ट 6% प्लस की गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 350 की नेगेटिव क्लोज दी और SGX जो कल तक ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का माइनस दिखा रही थी। मैंने अपने निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस के अंदर अगले हफ्ते बुलिश अपमूव की फोरकास्ट की है, जो कि प्योर टेक्निकल बेसिस पे है। उनका इन न्यूज बेस सेल ऑफ से कोई लेना लाना नहीं। बाजार टेक्निकली एक बुलिश स्टांस लिए हुए है। कल अगर बाजार गैप डाउन के साथ खुलता है तो बाजार के अंदर सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जैसे ही प्राइस एक्शन के अंदर रिकवरी आती हुई दिखे तो आपको बाय करना चाहिए। मेरे से मेरे बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब में मेरे इस चैनल के फॉलोअर्स के मैसेजेस आए और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर आपका क्या नजरिया है इस बाजार के अंदर, आगे क्या होगा। और मैंने उनमें से कई लोगों से एक सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं इस बाजार को कंट्रोल कौन करता है? शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है? तो उनमें से किसी भी व्यक्ति ने मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। इस आंसर को पाने के लिए आपको शेयर बाजार के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसलिए आज की मैंने अपनी इस विशेष एक्सपीरियंस शेयरिंग सीरीज की पहले एपिसोड की शुरुआत इस एपिसोड के साथ करना चाह रहा हूं कि हु कंट्रोल्स द स्टॉक मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग सी ये टॉक होने वाली है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये आइडिया नहीं है कि शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हु, और ये जो चल रहा है ये कैसे चल रहा है। हम बचपन के अंदर हमने सबने अपनी गली मोहल्ले में क्रिकेट का गेम खेला था। तो हम क्रिकेट के गेम खेलते थे, तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना याद दिलाना चाहता हूँ, जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति जिसने क्रिकेट खेला है उसके जीवन में घटी होगी। वो बंदा जिसके पास उसका बैट होता था, अगर वो आउट होने के बाद मना कर देता था कि नहीं नहीं मैं तो आउट नहीं माना जाऊंगा, तो हम उसको कहते थे कि यार तू एक चांस और ले ले। ऐसा हम क्यों कहते थे? क्योंकि उसके पास में उस गेम के रूल बदलने की ताकत है। वो अपना बैट लेके घर चला जाएगा, आप लोग क्या करोगे? तो शेयर बाजार को वो लोग कंट्रोल करते हैं जिनके पास में इस बाजार को के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करने की ताकत है। कौन कौन है ऐसे लोग? सबसे पहले सारी दुनिया के अंदर एक इंटरेस्टिंग सी व्यक्ति को बदनाम किया जाता है, वो कहलाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर वो है जो शेयर बाजार के प्राइस को कभी ऊपर चढ़ाता है और कभी गिराता है। और ये सारा कुछ के अंदर जब इस प्राइस का मैनिपुलेशन हो रहा होता है तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। उन इन्वॉल्वमेंट के अंदर बड़े फंड मैनेजर्स, HNIs, इवन प्रमोटर्स और इवन रेगुलेटर्स का भी इसमें पूरी मिलीभगत होती है।
केतन पारेख ने 2001 के अंदर K10 का फेमस स्कैम किया था, जिसमें उसके पास में 10 शेयर थे जिनको उसने प्राइस जैकअप किया और उसने उनको ऊपर बढ़ाया। सेबी क्या करती है? सेबी का बेसिक वर्क तो है, वो लोग हमेशा गाना ये गाते हैं कि वो रिटेल इन्वेस्टरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे होते हैं उसको अगर आप डीपली एनालाइज करोगे तो वो कॉन्ट्रेरी टू बेनिफिट ऑफ द रिटेलर्स है। कैसे? उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन बदल दिए। इस रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलने से किसको फायदा हुआ? उन व्यक्तियों को फायदा हुआ जिन लोगों के पास में पूंजी ज्यादा है, और उन्होंने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल के आम जनता, आम इन्वेस्टरों को एफएनओ से दूर करा, ताकि वो लोग उसे मैनिपुलेट कर सके। बाजार के अंदर जब फॉल हुआ तो उन्होंने 50-60 नए एफएनओ स्टॉक्स की एंट्री कराई, ताकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसके अंदर अपनी सेल पोजीशन बना के उनको अपनी पोजीशंस को हेज कर सके। तो आइए चलिए इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड के अंदर जो जो लोग आपको इस फोटो में दिख रहे हैं वो सब लोग बाजार को मैनिपुलेट करते हैं, चाहे ऑपरेटर हो हर्षद मेहता, केतन पारेख, या अननोन एंटिटीज हो, या सेबी जैसे रेगुलेटर्स हो, या एलआईसी जैसे म्यूचुअल फंड, या डीआईआई हो, या निर्मला सीतारमन जैसी फाइनेंस मिनिस्टर हो। इस लिस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी जोड़ दिया जाए। लेकिन इससे भी बड़ा एक आदमी है जो इस समय मेरी फोटो के पीछे छुपा है, और मुझे विश्वास है कि जितने लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं उसमें से 80% लोगों को इसके बारे में एबीसी भी नहीं पता होगी। वो व्यक्ति कहलाता है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर क्या होता है? ये जब भी कोई बाय एंड सेल करते हो तो जो आपकी स्क्रिप्ट आ रही होती है वो मार्केट मेकर लेके आता है। और मार्केट मेकर रियल सेंस में कौन है ये कोई नहीं जानता है। और हमने बाजार के जो मैनिपुलेशंस हैं उसको, उससे हम रिटेलर्स ही परेशान नहीं है। अभी देखिए आप, ये ज्यादा दिन पुरानी न्यूज नहीं है, 24 फरवरी की न्यूज है। 24 फरवरी को जितने भी हेज फंड्स है, हेज फंड तो बड़े एफ एफआईआई और डीआईआई ही हो सकते हैं, उन्होंने अलार्म साउंड किया है कि जो ऑप्शन मार्केट है वो मैनिपुलेट हो रहा है। उनका कहना था कि जो ऑप्शन का प्राइस है वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के रूल्स के आधार पे नहीं चल रहा है, और उसको कोई बंदा मैनिपुलेट कर रहा है। तो वो बंदा किसके लिए मैनिपुलेट कर रहा है? एक्सपायरी के दिन प्राइस का मैनिपुलेशंस होता है, ये सारी चीजें जो हो रही है। अभी सेबी ने खूब सारी जो ऑप्शंस की एक्सपायरीज थी उनको बंद कर दिया। किसके लिए बंद कर दिया? अगर कोई मैनिपुलेशन हो रही थी तो उन्होंने किसके अगेंस्ट एक्शन लिया? इसके बारे में अगर अपन रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिले। ऑपरेटर हमेशा आपसे आगे चल रहा है। सेबी जिसको आपका रिटेलर्स का, जो आम नागरिक है उनका इंटरेस्ट वॉच करना चाहिए, वो खुद इन्वेस्टिगेशन के शिकंजे में है। जो सेबी चेयरमैन माधवी बुच एक्स हो गई है, इनको हटाया इसीलिए गया कि इन्होंने जो अपनी सीट पे रहते हुए जो इनकी जो ट्रेडिंग थी या ट्रेडिंग इनकम हो रही थी, वो वो एक फेमस कहावत है ना कि सीजर की जो वाइफ है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबो एनी सस्पिशंस। तो अगर आप सोच रहे हो कि सेबी चेयरमैन के ऊपर उंगली उठ रही है और जरा सा भी धुआं है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। सेबी के ऊपर रखे हुए ये जो सिक्के हैं, ये वो बताती है, बड़ी फेमस, मुझे वो कहावत याद आ रही है, ये आए तो थे कोठे की झनकार को कम करने, और सिक्कों की खनक में खुद ही बिक गए। तो वर्स्ट एनिमी ऑफ द शेयर मार्केट कौन है?
मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी कार्टेल है, और उन वो लोग रेगुलेटर्स को, एक्सचेंजेस को, डीपीस को, इन सब को कंट्रोल करते हैं। और इन सब के कंट्रोल के बाद में हम इनको मार्केट मेकर करके एक वर्ड देते हैं, जिसके बारे में कोई किसी को कहीं नहीं बताएगा। मार्केट मेकर एक्चुअल में कौन है, क्या है, कैसे एक्ट करता है, उसके पास आपकी क्या इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार हमने जैसे ही स्टॉप लॉस लगाते हैं ना हम, तो हमारा स्टॉप लॉस खा के ही प्राइस ऊपर जाता है, या हमने ऊपर स्टॉप लॉस लगाया तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर जाके प्राइस हिट करेगा और उसके बाद में वो प्राइस नीचे आएगा। तो ये जो आपका जो प्राइस है, ये एक सेलेक्टेड कुछ एंटिटीज हैं जिनको पहले से दिख रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की जाती है। वो शेयर किसके साथ की जाती है? वो जिसके साथ शेयर की जाती है उसको बड़े आसानी से ये लोग मार्केट मेकर नाम देते हैं। मार्केट मेकर कौन है? अगर मान लो मैं मानूं कि मैंने 100 रुपए में एक शेयर खरीदने के लिए 1 लाख शेयर की बिड लगा दी, तो वो जो मार्केट मेकर है वो क्या करेगा कि 99 रुपये 90 पैसे के अंदर वो शेयर खरीदेगा। 10 पैसे वो 10 पैसे वो रख लेगा। तो 99 रुपये 90 पैसे का शेयर लेके वो मुझे 1 रुपए में दे देगा। और अगर मैं उसको आगे जब भी बेचूंगा तो वो अगली बार भी मेरे से 5 से 10 पैसे उसके अंदर वो प्राप्त करेगा। मार्केट मेकर का ये प्रॉफिट का ऑफिशियल मॉडल है। तो उसको दोनों साइड की सारी बिड्स और दोनों साइड की सारे प्राइजेस दिख रहे होते हैं। और केवल वही व्यक्ति ऐसा है जो रनिंग मार्केट में कभी भी अपने सौदों को मॉडिफाई कर सकता है, आगे के सारे सौदे कैंसिल कर सकता है। और वो जो सुविधा उसको मिली है वो इसलिए मिली है कि वो इस एक्सचेंज के ट्रेड को स्मूथ बनाता है, कि आप जब भी कोई प्राइस खरीदने की कोशिश करते हो तो उस प्राइस के ऊपर आपको शेयर हमेशा अवेलेबल होते हैं। आपको जब बाय का ऑर्डर लगाते हो तो कोई ना कोई बंदा सेल की बिड लगा के बैठा होता है। वो सेल की बिड जो लगी हुई होती है, अगर मान लो कोई नहीं है तो वो सेल की बिड लगाने वाला व्यक्ति मार्केट मेकर होता है। इसी के इसी के कारण आप कई बार देखते होंगे कि जैसे हमने एक, मान लो सपोज करो आज मैंने 1000 शेयर कंपनी एक्स के बाय किए, तो जब आप शाम को डिलीवरी में जाते हो तो वो 1000 शेयर तो चूंकि सुबह बाय हो चुके हैं आपके अकाउंट में, लेकिन डिलीवरी के समय वो पता पड़ा कि 1000 की जगह वो 920 शेयर ही आए या 940 शेयर है। तो इसका मतलब है कि उस समय मार्केट मेकर ने आपको सौदा दिया, लेकिन रियल सेंस के अंदर आगे उस समय कोई सेलर खड़ा नहीं था जो उसने बाद में से गया। मैनिपुलेशन का जो दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है जैन स्ट्रीट। जैन स्ट्रीट मिलेनियम करके दो कंपनियां थी अमेरिका की, जो भारत के ऑप्शन ट्रेड को के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी और बहुत लीगल थी। वो क्या करते थे कि बाजार के अंदर जिस दिन एक्सपायरी होती थी उस दिन वो 2 बजे तक का इंतजार करते थे। 3:30 बजे हमारा बाजार बंद होता है, 2 बजे तक का वो इंतजार करते थे। और 2 बजे वो हाई वेटेज वाले स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, इनकी सहायता से वो प्राइस को या तो अप मूव करते थे या डाउन मूव करते थे। उससे उनके ऑप्शन प्राइजेस इधर कॉल या पुट, जो उस समय तक सेम डे की एक्सपायरी की अगर मान लो बहुत ही लो प्राइस पे चल रही है, उसके अंदर 100 टाइम्स का इजाफा होता है। और इस कैंडल का नाम ही लोगों ने जैन स्ट्रीट कैंडल रख दिया था। इतना मैसिव प्राइस फ्लक्चुएशन होता था कि अगर मान लो 10 पैसे का कोई ऑप्शन है तो वो पता पड़ा कि आपका 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए तक बिकने को तैयार हो जाता था। आइए समझते हैं कि बाजार के अंदर कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं। ये जो शतरंज की बिसात है, इसके सारे प्लेयर्स को जानना बहुत जरूरी है कि बाजार के अंदर आप जो कि एक बिलाइन से रिटेल इन्वेस्टर है, उसके अलावा कौन लोग हैं।
सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो होता है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 80% बाजार को कंट्रोल करते हैं। ये होते हैं पेंशन फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं और इंश्योरेंस कंपनियां होती है। सेकंड जो बड़ा प्लेयर है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की पावर क्या है? सेंट्रल बैंक जब मर्जी चाहता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को अमेंड कर देता है, उसके चलते इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, या सीआरआर कम कर सकता है, या बाजार की लिक्विडिटी को कम और ज्यादा करने की पावर है। और उसके चलते बाजार डायरेक्टली अफेक्ट होता है। जैसे अभी 7 और 8 तारीख को हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग है। अगर आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट को कम करता है और सीआरआर को भी कम कर देता है, तो बाजार में जो लिक्विडिटी आएगी उसके चलते कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट का उछाल आने की पूरी संभावना है। तो अगर कोई डिसीजन इतना बड़ा बाजार के मुंह को ला सकता है, तो ये वो लोग हो सकते हैं जिनका बाजार को मूव कराने में वेस्टेड इंटरेस्ट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट को फिस्कल पॉलिसी, रेगुलेशंस एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव की सहायता से अफेक्ट करती है। कैसे? वो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोई अच्छी खबर ला सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए वो बुरी खबर ला सकते हैं। कभी भी वो कोई भी शेयर को अफेक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज लाइक डिफेंस डील है जैसे कि, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाना है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टैक्स में रिलीफ दे दो, तो इस तरह के जो मूव्स होते हैं वो शेयर बाजार को अफेक्ट करते हैं। तो हमें क्या पता लगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाजार को अफेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक बाजार को अफेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, यूएसए तो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, और उसके अलावा चौथा नंबर है कॉरपोरेशन या कंपनी। ये कैसे अफेक्ट करते हैं? ये जो रिजल्ट निकालते हैं उसके अंदर अर्निंग अर्निंग को दिखाते हैं कि हमने इस क्वार्टर का रिजल्ट आया, इसमें ये प्रॉफिट है और ये लॉस हो रहा है। लेकिन उस प्रॉफिट और लॉस को आपने देखा, यार कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसके बाद में आपने उसको बाय कर लिया, मतलब रिटेल ने। तो जब आपने उसको बाय कर लिया तो पता पड़ा कि वो सारे रिजल्ट आने के बाद में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उसमें उसने आगे की जो फ्यूचर फोरकास्ट है उसमें कह दिया, साहब हमें तो आगे बहुत घाटा होने वाला है, तो प्राइस गिर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइस मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से, ये कई बार सही होती है, कई बार गलत होती है। कई बार जो इनसाइडर्स होते हैं वो अपने स्ट्रेटजिक पोजीशन सेल करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडसइंड बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ ने, जब बाजार इंडसइंड बैंक 1400 रुपये था, तब उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी। जेपी मॉर्गन के चेयरमैन जो डिबन साहब थे, उन्होंने जेपी मॉर्गन की पीक पे अपनी होल्डिंग बेची है। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड ये सेम सिनेरियो है, जो इसके चलते ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। रिजल्ट आने वाले दिन का जो बाजार का बिहेवियर है, आप देखते हो कि यार बाजार का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन शेयर तो प्राइस गिर गया। तो ये सारी चीजें मैनिपुलेशंस का पार्ट है, और हमें ये मानना चाहिए कि बाजार में जो हो रहा है और जो दिख रहा है, या आपको जो इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है पेंशन फंड, क्योंकि ये रिटायरमेंट एसेट्स को मैनेज करते हैं। तो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े पेंशन फंड है वो सारे कंट्रीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म यूजुअली इन्वेस्टमेंट होता है। और एसेट क्लासेस जो होती है ये इंडेक्स लिंक फंड्स ज्यादा होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? हम जैसे, आप जैसे गरीब इन्वेस्टरों से पैसे लेते हैं, और वो कहते हैं कि साहब हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? वो पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से जब एफआईआई माल बेच रहे हैं, तो डीआईआई माल खरीद रहे हैं। भाई वो कंजिक्यूट 4 महीने से माल बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है आज जैसी फॉल हो रही है और अपने को लग रहा है कि बाजार और नीचे जाने की भी संभावना दिख रही है, तो इसका मतलब एफआईआई तो सही था। अगर सही था तो तुमने म्यूचुअल फंड वालों ने माल क्यों खरीदा? हर प्राइस जो बिक रहा है उसके लिए कोई ना कोई बायर हमेशा अवेलेबल है।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो जो FII है वो फोन करके किसी म्यूचुअल फंड वाले को कहता है कि बोले भाई मैं आज 1,000 करोड़ का माल बेचना चाह रहा हूँ, तो एक काम कर यार 200 करोड़ तो कम से कम तू खरीद ले। तो और जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, आ, हजारों हजार करोड़ का म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, और वो जो मैनेजर है उसकी असेट्स और उसकी तनख्वाह या उसके पर्क्स या उसके इंसेंटिव, आपको लगता है कि वो व्यक्ति को बड़े FIIs इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते होंगे? कैश और काइंड दोनों की सहायता से FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड्स को हमेशा से अफेक्ट करते आ रहे हैं। आपको इस एपिसोड को बस समझने के लिए एक पिक्चर थी शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल के अंदर जब उसको अपनी कंपनी के शेयर बेचने थे तो उसने अपने सारे डीलर्स को बुलाया कि यार जो भी आदमी खरीदना चाहता है आप उसको ये मेरा सारा माल बेच दो। अगर मेरा सारा माल आप सुबह के पहले 2 घंटे में बेच दोगे तो जो भी माल जितना बिकेगा उसका 20% आपको इंसेंटिव दूंगा। तो बोला साहब इसके बाद हम जीवन में कभी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। और शॉर्ट सेल के अंदर फाइनली उन सब ने अपने अपने मिलने वाले DIIs को फोन करके वो अपना माल बेच दिया। तो ये जो सिनेरियो उस मूवी में दिखाया गया है या ऑल अक्रॉस वर्ल्ड अमेरिका में हो रहा है, तो सेम सिनेरियो इंडिया में हो रहा है। फाइनेंशियल मार्केट की ब्यूटी ये है कि फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेड मार्केट है, और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। हेज फंड होते हैं ये, सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और ये क्या करते हैं कि जैसे BSE में खरीदा और NSE के अंदर बेच दिया, इस तरह से उनकी हेजिंग की पोजीशंस होती है। और लॉन्ग टर्म हेज को कंप्यूटर की सहायता से वो लोग प्लान करते हैं, और इसके अंदर वो एल्गो ट्रेडिंग का भी सहारा लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, ये प्रीमियम इकट्ठा करती है और उसको यूनिट लिंक इंश्योरेंस कहलाता है, यूलिप, और उसकी सहायता से वो लोग आपको शेयर बाजार के अंदर लगा के उस पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट भी कई बार अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंडिकेट करती है, स्पेशली LIC ऑफ इंडिया को, जो कि गवर्नमेंट की ही कंपनी है, कि बाजार गिर गिर रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप है ना बाय करके उसको सपोर्ट करें। तो ये सारे मैनिपुलेशंस का पार्ट है कि आप इन सब के कारण होता है। दूसरा सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रोज करेंसी को मैनिपुलेट करता है। कभी वो बाजार के अंदर डॉलर को रुपए को डेप्रिशिएट होने से बचा रहे होते हैं, कभी रुपए को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और डॉलर को और रुपए की जो वैल्यू है उसको वो डेली मार्केट के अंदर मैनिपुलेट करते हैं। इस मैनिपुलेशन से क्या फर्क पड़ता है? जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो प्राइस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो प्रॉफिट्स है, और जो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लोग। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन एक अनदर इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। जब भी इंटरेस्ट रेट गिरती है तो रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स है, बैंक है, रिटेल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, मोटर कार्स एंड मोटरसाइकिल्स है, ये सब के अंदर उछाल आता है। और जब भी क्वालिटेटिव ईजिंग करते हैं ये लोग, तो जैसे कि CRR के अंदर कमी कर देंगे तो लिक्विडिटी बाजार में बढ़ जाती है, और फेवरेबल कंडीशन फॉर इक्विटी को मैनेज करते हैं। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लोग गाइडेंस देते हैं। चाहे फेड की गाइडेंस सुन लो, चाहे इंडियन RBI की गाइडेंस को सुन लो, अगर आप उनको रोज गौर से सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये लोग किसी एक पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल करके, आप इनकी पिछली 20 सुनोगे तो आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि इनको किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये एक सेट जो बाजार चाहता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो आगे बोलते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ग्रोथ चाहता है, वो फेड पावेल, जो फेड के गवर्नर पावेल साहब है उनको कह रहा है, ट्विटर पे कह रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा है कि आप जो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रहे हो उससे आप अमेरिका का नुकसान कर रहे हो। अमेरिका की ग्रोथ को बड़ा, जो हम बढ़ाना चाह रहे हैं वो नहीं बढ़ रहा है। और वो इंटरेस्ट रेट अभी ये कह रहा है कि बोले नहीं नहीं हम तो इस साल केवल 2 ही बार इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, और वो कब करेंगे ये हमें नहीं पता। इंडिया में भी RBI गवर्नर
ने जब पिछले 8 महीने 9 महीने से 3 से 4 बार ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट कट हो गई, तब तक उसने भारत की इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया। पिछली बार इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुई, उससे पिछली बार हुई थी, लेकिन वो जो हुई थी उसको उन्होंने एटलीस्ट आम जनता तक उसका प्रॉफिट पहुंचने नहीं दिया। अभी भी अ, ये नए गवर्नर साहब आ गए हैं, नए गवर्नर साहब आने के बाद में क्या आरबीआई गवर्नर अपना नई पॉलिसी के अंदर क्या बोलेंगे 7 या 8 तारीख को। देखिए, गवर्नमेंट तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहती है। हम 4.4 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर अटके हुए, हमें 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंचना है। तो इंटरेस्ट रेट तो देर सवेर कम होगी, आज ये कम कर दें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो। लेकिन इससे हमें एक चीज ये समझनी चाहिए कि यार ये लोग गवर्नमेंट की मंशा या गवर्नमेंट की इच्छा को फॉलो नहीं करते। एक तरह से अपने आप को सेमी ऑटोनोमस एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। और तो तो ये किसकी इच्छा को फॉलो कर रहे हैं? सवाल है कि आज अगर फेड का गवर्नर अमेरिका की इकोनॉमिक टीम को या अमेरिका के राष्ट्रपति को या अमेरिका के फाइनेंस डिपार्टमेंट को या उनकी जो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनको अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो किस एंटिटी को फॉलो कर रहा है? भाई वो किसी को तो फॉलो कर रहा है ना, कि ये लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है, जॉब मार्केट अच्छा हो रहा है। वो यही 3 बातें कह के कि हाँ साहब इन्फ्लेशन कम हो गया, जॉब मार्केट अच्छा हो गया और ग्रोथ हमारी स्टेगनेट है, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट कम करना है। और यही 3 बातें कि नहीं साहब इन्फ्लेशन तो अभी हम कम तो हुआ है, लेकिन हम जितना चाहते हैं उतना कम नहीं हुआ है। जॉब मार्केट अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम 1-2 महीने और देखेंगे। या हमारी ग्रोथ तो हमारी स्टेगनेंट है, लेकिन अभी भी नियर फॉरसीनेबल फ्यूचर के अंदर अभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमें थोड़े दिन इसी के ऊपर स्टेगनेंट अभी और रहना चाहिए, हमारी स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। ये 4 लाइनों के अलावा 5वीं लाइन वो कभी बोलते नहीं। और किसी भी दिन जो लाइन बोली जाती है उसका कोई कोई डाटा से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये अपनी विम्स एंड फैंसीज के आधार के ऊपर पूरे वर्ल्ड के मार्केट को चलाते हैं। और इन मार्केट्स को चलाने के पीछे जो एंटिटी है उसको मैं पिछले 30 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। जो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को चार्ट के ऊपर ढूंढना है। और बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट माई सेल्फ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं इनके फुटप्रिंट ढूंढ रहा हूं, लेकिन ये किसी भी दिन मेरे मेरे दिखते हुए चार्ट को उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग चार्ट बना रहे हैं, मैं उस चार्ट को रीड कर रहा हूं और उससे इन्फ्लुएंस निकाल रहा हूं कि आगे क्या होगा। तो अगला जो बंदा है जिसको हम चाहते हैं कि ये शेयर बाजार को अफेक्ट करता है, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले कंपनी के बॉसेस। इसमें प्रमोटर है, सीईओ है, या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति के पास है वो हो सकता है उस सारी एंटिटीज को। और कभी भी आपको ये सुनने में नहीं आएगा कि यार ये इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण इस कंपनी के ऊपर बैन लगा है या इस सीईओ के ऊपर बहुत ज्यादा इसको नुकसान हुआ। कब ये लोग कंपनी, इनकी पॉलिसीज क्या है? ये अर्निंग रिपोर्ट्स जो कि कई बार मैनिपुलेटेड होती, उसके अंदर जैसे कोई ये मानने को तैयार है कि 220 करोड़ का हर क्वार्टर के अंदर लॉस को इंडसइंड बैंक ने छुपा के रखा, कि उनको उनको M2M का लॉस हो रहा था। जो उन्होंने फॉरेक्स के अंदर अपने डाटा को डील किया, वो लॉस हर क्वार्टर में हो रहा था, और वो अपने बुक्स में नहीं कर रहे। 7 क्वार्टर का लॉस उन्होंने छुपा रखा है। तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का घाटा उनको होने वाला है। डिविडेंड जब मर्जी आए आप अपने को खुद को डिविडेंड दे दो, वेदांता कर ही रही है। हिंदुस्तान जिंक का जो पैसा है उसमें कभी भी स्पेशल डिविडेंड अपने आप को दे देते हैं वो लोग। तो डिविडेंड की पॉलिसीज कभी भी क्लियर नहीं है। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, बहुत सारी कंपनियां कैश के ऊपर बैठी रहती हैं, और इन्वेस्टर्स को और रिटेलर्स को कभी उस डिविडेंड का फायदा नहीं देती है। तो ये जो ओपेक एरियाज हैं, ये क्या करते हैं, कॉरपोरेट
गवर्नेंस इश्यूज कहलाते हैं ये। और शेयर बायबैक, ये कंपनियां शेयर के प्राइजेस को पहले मैनिपुलेट करती हैं और उसके बाद बायबैक कर सकती हैं। और ये जो बायबैक्स होते हैं उसके उसके बाद भी उस प्राइस कभी वापस, बायबैक की न्यूज आएगी तो आपको लगता है कि यार हम कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने हमने 5,000 करोड़ के शेयर बायबैक करने हैं, तो सबको लगता है यार प्रमोटर बायबैक कर रहा है। लेकिन उसी में एक छोटे छोटे अक्षरों में ये लाइन लिखी हुई आती है कि ये बायबैक अगले 2 साल के अंदर किया जाएगा बोर्ड के अप्रूवल के बाद। तो इस तरह की न्यूज़ेस को भी हमें ढंग से एनालाइज करना चाहिए, उसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट है उसको। तीसरा सबसे बड़ा इनका हथियार है मर्जर एंड एक्विजिशंस। कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों को अपने में कभी भी खरीद लेती है और इस तरीके से वो अपना पैसे को जो कॉर्पस ऑफ द कंपनी है उसमें से निकाल के किसी दूसरी छोटी कंपनियों में भेज देती है, और जो कि बाद में बंद भी हो सकती है और वो पैसा वहां से गायब भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने इस तरीके से बाजार के अंदर अपने पैसे को, स्पेशली इस तरह की एक्टिविटी जो आईपीओ लाने वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, और ये कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू कहलाता है। लेकिन अल्टीमेटली इसमें किसी भी बड़े प्रमोटर को कभी सजा होते हुए हमने नहीं देखा पिछले 30 साल में। नेक्स्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस के बाद में हमें जो अगला सबसे बड़ा प्लेयर है इस बाजार को अफेक्ट करने वाला है वो है मीडिया। मीडिया क्या करता है? मीडिया एक तरफ से तो इस सारे दिन बाजार में आके आपको इंफॉर्मेशन फीड करता है, ओवर इंफॉर्मेशन फीड करता है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन के पीछे जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है या जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है वो एंटिटी का वेस्टेड इंटरेस्ट फॉलो हो रहा होता है। और वही जो न्यूज आप देख रहे हो वो न्यूज एक्चुअल में बाजार के पास में कम से कम 10 दिन पहले से है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर दिन आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज की तरह डील की जाती है कि यार ब्रेकिंग न्यूज ये होने वाला है, और आप सोचते हो कि यार ये अच्छी खबर आई है चलो बाय कर लेते हैं, पता पड़ा कि शेयर गिर गया। तो क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज जो जो सेलेक्टेड एंटिटीज हैं उनके पास पिछले 1 महीने से है, और वो 1 महीने से शेयर्स के प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं और बाय करके ऊपर ले गए। और जिस दिन ये न्यूज आई उस दिन वो शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो एंटिटीज उस शेयर को उस दिन बेच देती है। तो इसी के चलते बाजार में एक बड़ी फेमस कहावत बनी हुई है, बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज। जब बाजार में कोई र्यूमर आ रही होती है तो र्यूमर्स के ऊपर खरीदना चाहिए, और जिस दिन न्यूज टीवी पे आ जाए उस दिन उसको बेच देना चाहिए। दूसरा, ये जो न्यूज को बढ़ाने वाली जो टीवी पे जो आपको घटनाएं या एनालिसिस आपको फीड किए जाते हैं उसको जो पीछे से एंटिटीज कंट्रोल कर रही हैं, ये कौन है ये कोई भी नहीं जानता। हम इसी को जानने की तो कोशिश कर रहे हैं कि शेयर बाजार कौन कंट्रोल कर रहा है। और अभी तक हमें केवल ये जो प्लेयर्स आए हैं इन प्लेयर्स को के बारे में पता लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक ये नहीं पता लगा कि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है, नैरेटिव का क्रिएट किया जाता है, और इफेक्ट को मैग्नीफाई किया, ओ मंडे को ब्लैक मंडे होगा, मंडे को बाजार गिरेगा, और बाजार गिरने के कारण बाजार में तबाही आ जाएगी और लोअर सर्किट लग जाएगा, शेयर बाजार धराशायी हो जाएगा। ऐसा करके अभी ये सोमवार को भी बाजार के अंदर पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पैनिक क्रिएशन की जो, जबकि इनको कहना चाहिए कि बाजार के अंदर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाला है, हमने कोविड के समय के क्रैश को बर्दाश्त कर लिया, उसके मुकाबले तो ये आज नहीं तो 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप के निगोशिएशन हो जाएगा। अभी इस समय अमेरिका के इकोनॉमी सेक्रेटरी ने बोला है कि 50 से ज्यादा कंट्रियों ने ये निगोशिएशन करने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी है। ताइवान ने कहा है कि बोले मैं तो अमेरिका के से जो भी इंपोर्ट आ रहा है उसका टैरिफ 0 कर दूंगा।
वियतनाम ने कह दिया है कि बोले साहब मेरे पे 47% टैरिफ मत लगाओ, मैं तो आपके आप जितना टैरिफ आ रहा है वो जीरो करने को तैयार हूं। तो आप ये मान के चलो कि दुनिया एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और अमेरिका जो कहेगा वही माना जाएगा। और ये खबर सोमवार को बाजार पचा लेगा या मंगलवार को पचा लेगा, और उसके चलते ये बाजार ऊपर बढ़ गया। लेकिन आप है ना ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ये मीडिया क्या कह रहा है, मैनिपुलेशन क्या हो रही है, और आपको किस तरीके से बाजार में डराया जाएगा। नेक्स्ट, हु कंट्रोल्स द स्टॉक मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर टेलीविजन नेटवर्क है, प्रिंट एंड डिजिटल पब्लिकेशन है, इवन सोशल मीडिया एंड एप्स है। सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग, फॉक्स बिजनेस एंड ये जितने भी इंडिया के अंदर भी जो चैनल्स हैं, वो सब जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि उन्होंने सुबह सुबह एक 2020 का 20 शेयरों की लिस्ट वो बताते थे। टीम ए के 20 शेयर ये हैं, टीम बी के 20 शेयर ये हैं, और इनके अंदर मुकाबला चल रहा है, आप इसको खरीदो। पता पड़ा कि वो जो बंदा ये ये प्रोग्राम चला रहा था, वो एक रात पहले उन शेयर्स को पहले ही बाय कर लेता था। अगले दिन वो टीवी के ऊपर सुबह ये न्यूज देते थे, और उसके चलते जो बाजार का के अंदर जो उन शेयर्स में अप मूव आता था, उसमें वो एग्जिट करके निकल जाते थे। तो इस तरीके से वो काफी ज्यादा पैसा बनाते थे। और उसमें चूंकि वो एंकर खुद इन्वॉल्व हो गया था, तो इसके चलते ही ये न्यूज बाहर आ गई। इसको फ्रंट रनिंग कहते हैं। शेयर बाजार के मैनिपुलेशन के बाद फ्रंट रनिंग का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन मैं टीवी पे स्प्रेड कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। फ्रंट रनिंग हो गई। डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया के अंदर आप कई बार देखोगे कि ऐसी न्यूज आती है जिस न्यूज का कोई बेस नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक ड्रोन कंपनी है, जो कि मेरे को लगा कि बहुत छोटी सी एक इंडिया की ड्रोन कंपनी है, उसको अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। इस कंपनी के चलते शेयर के प्राइस के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ। तो मेरी क्यूरियोसिटी जागी कि मैंने कहा यार ये अमेरिका वाली कंपनी को चेक करें कि ये क्या करती है, जिसने इतने सारे ड्रोन इंडिया से लेने के लिए ऑर्डर दे रही है। तो पता पड़ा वो कंपनी अमेरिका में एक रियल एस्टेट कंपनी की तरह लिस्टेड थी। अब रियल एस्टेट कंपनी की तरह लिस्टेड है, उसने इंडिया के अंदर एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी को जो ऑर्डर दिया, वो नेचुरल है, वो ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन आप उस न्यूज को अगर गूगल पे सर्च करोगे, तो सारे सर्च इंजन पे सबसे पहले नंबर पे वो न्यूज रहेगी। तो प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया के अंदर इस तरीके से न्यूज को पब्लिश किया जाता है कि आपको ये लगेगा कि यार ये न्यूज बिल्कुल सही है, और इस कंपनी से टाइप हो गया है, इसका इससे प्रॉफिट हो गया है। तो ये न्यूज़ आपको, अगर आप 10 20 30 साल से शेयर बाजार को फॉलो कर रहे होगे, तो आपको अंगुलियों पे गिनने लायक ऐसी 10 20 कंपनियां आपको मिल जाएंगी, जिनमें हर 2 3 साल बाद इसी तरह की न्यूज के सहारे उनके शेयर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, एनालिस्ट का कवरेज, जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती है, रिकमेंडेशंस आती है, या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या रिटेल के जो डिसीजंस होते हैं, उनको अफेक्ट करने वाली जो खबरें होती है, वो हमेशा पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता है कि सामने वाले बंदे का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। और मार्केट सेंटीमेंट जो होता है, वो मीडिया उसको टोन करती है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार किसी किसी भी कंपनी का शेयर फंडामेंटल पे नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि फंडामेंटल से तो कंपनी अच्छी है बुरी है सारी दुनिया को पता है, लेकिन जिस दिन वो गिर रही होती है, तो वो केवल इमोशनल डिसीजन होता है। जैसे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली कि अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर सौ करोड़ ये घोटाले हो रहे हैं, और अडानी का जो शेयर था वो 25% रह गया। क्या अडानी एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस था वो खत्म हो गया? नहीं हुआ। क्या अडानी पोर्ट का जो बिजनेस था, उसके ऊपर जो कंटेनर आ रहे थे या जा रहे थे, वो खत्म हो गए? नहीं हुए। क्या अडानी के कंट्रोल किए हुए एयरपोर्ट्स के ऊपर हवाई जहाजों की लैंडिंग या टेक ऑफ बंद हो गए? नहीं हुए। तो फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इमोशन ऐसा आया कि यार ये तो कंपनी बंद ही होने वाली है, और उसको मीडिया ने जो हाइप दी, उसकी सहायता से बाजार के अंदर
शॉर्ट सेलर्स ने बहुत तगड़ा पैसा कमाया, और रिटेलर्स बेचारे लोअर पार्ट में जाके वो इस कंपनी से निकल गए, और प्राइस 1,000 रुपए तक अडानी एंटरप्राइजेस का आ गया था। आज वहां से उठ के वो ऑलमोस्ट 2,500 रुपए के ऊपर खड़ा है। तो ये एग्जांपल्स को हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस तरीके से शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया है। सेबी सेबी का क्या रोल है? शेयर बाजार का रेगुलेटर है। ये मार्केट की इंटीग्रिटी एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट को कंट्रोल करता है। इसको, इस लाइन को पढ़ते पढ़ते ही मुझे बहुत जोर जोर से हंसी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि यार यही सबसे बड़ा लोचा क्रिएट करते हैं बाजार में। कैसे करते हैं? ये कभी भी किसी भी शेयर को इंडेक्स में से निकाल देते हैं या इंडेक्स में डाल देते हैं। पावर है इन लोगों के पास। एक्सचेंज एंड सेबी के पास में ये सारी पावर्स है। तो ये क्या करते हैं? इंडेक्स मैनिपुलेशंस करते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि अ, इनको सर्विलेंस लिस्ट में डाल दो इस शेयर को। इस शेयर के ऊपर कल आपको मार्जिन मिलना बंद हो जाएगा। ये शेयर के जो सर्किट्स है उसकी लिमिट को कभी ऊपर कर दो, कभी नीचे कर दो। तो इस तरीके से ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर बाजार के प्राइसेस को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। खुद की इच्छा से नहीं करते। जिस एंटिटी जो एंटिटी इनको कंट्रोल कर रही है उसकी इच्छा से करती है। और ये सबसे बड़े कंट्रोलर है। क्यों कंट्रोलर है? क्योंकि ये ट्रेडिंग के रूल्स को बदल देते। ये वो जो बचपन में जो बच्चा अपना बैट लेके घर भाग जाता था ना, कि मेरे को एक बज्जी और नहीं दोगे तो मैं अपना क्रिकेट का बैट लेके घर चला जाऊंगा। उस तरीके के ये लोग हैं। ये कभी भी क्रिकेट के और ट्रेडिंग के रूल्स को बदल देंगे। जैसे अभी इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग का रूल, एक छोटा सा रूल बदला कि यार जो लॉट साइज छोटी होती थी वो यार हमें पसंद नहीं आ रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, लॉट साइज बड़ी कर देते हैं। अब आपने लॉट साइज बड़ी कर दी और बाजार गिरता जा रहा है। अब ये बाजार आपकी हिम्मत पड़ेगी नहीं इसको खरीदने की। जब बाजार ऊपर पीक पे पहुंच जाएगा और अब जब गिरने की तरफ अग्रसर होगा तो ये लॉट साइज वापस छोटी हो जाएगी। मार्क माय वर्ड, जिस दिन बाजार पीक पे होगा उस दिन यही निफ्टी जो आज 75 का लॉट हो गया है, ये 25 रुपए का वापस हो जाएगा। और जिस दिन 25 रुपए का वापस हो जाए, 25 का लॉट हो जाए, उस दिन दोस्तों मान के चलना कि बाजार थोड़ा सा पॉइंट और ऊपर जाएगा और उसके बाद से करेक्शन आने की संभावना है। सिक्कों के खनक के अंदर बिकने वाले रेगुलेटर्स, आरबीआई पॉलिसी, जो कि कई बार गवर्नमेंट की एंटिटी होते हुए भी गवर्नमेंट के डिसीजंस को फॉलो नहीं करती है। आईआरडीए, सेबी, पीएफआरडीए, आरबीआई, एमएफआई, ये सारी एंटिटीज वो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलती रहती है। एमएफआई क्या करती है? म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कौन से शेयर रहेंगे, इसका रिक्लासिफिकेशन कर देती है। तो रिक्लासिफिकेशन करने से कई बार आपको पता लगता है कि यार इस कंपनी से तो म्यूचुअल फंड को एग्जिट करना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा। फॉरेन के अंदर फेडरल रिजर्व है या अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, भारत में ये काम सेबी करती है। और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फिनरा है, वैसे ही इंडिया के अंदर भी मल्टीपल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। रेगुलेटरी एक्शंस के अंदर रूल मेकिंग को बदल देते हैं। मार्केट की सर्विलेंस एक्टिविटीज, जो सर्किट की लिमिट है या शेयर्स को एएसएम लिस्ट के अंदर डालना है, ये सब चीजें आपके बाजार के शेयर प्राइसेस को ऊपर नीचे करने के काम में आती है। एनफोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन, वायलेशन जो होते हैं उसके अंदर आपको कई बार आपको खबर मिलती होगी कि अंबानी फैमिली ने 5 लाख रुपए दे के अपना जो केस था वो सेटल कर लिया। अडानी जी ने अपना 10 लाख रुपए दिए पेनल्टी के और अपना मामला सेटल कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले आपने बसंत महेश्वरी का एग्जाम्पल था कि 5 लाख दे के उन्होंने जो अपना सेबी से पिंड छुड़ाया। तो इस तरीके की खबरें
आपको मिलेगी, और मेघावी बुच पुरी के ट्रेडिंग और ऑप्शंस और बाकी और उनकी जो एसेट्स और उनके जो डिसीजंस थे, उसके कंसिक्वेंस हम देख ही रहे हैं और हमें पता ही लग रहा है। अब हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर क्या होता है साहब? ये वो आदमी होता है जो आपकी बाय और सेल दोनों को, दोनों ऑर्डर यही बंदा प्लेस कर रहा है। ये जो बाय के जितने आप ऑर्डर डाल रहे हो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सेल के ऑर्डर, या जो आप सेल के ऑर्डर डाल रहे हो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए बाय के ऑर्डर जो बाजार में डाल रहा है बंदा, वो बंदा मार्केट मेकर है। ये एक सिंगल एंटिटी भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एचएनआईज भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ आई डोंट नो कौन कौन हो सकते हैं इन द रियल सेंस। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसको आपके शेयर बाजार के हर सौदे, हर हर बिड, जो सेल बिड और बाय बिड जितनी भी है वो सारी आपको इस बंदे को पता है, और यही उनको मैनिपुलेट करता है और उनको रेगुलेट करता है। मार्केट मेकर की रोल, ऑफिशियली रोल तो ये है कि ये स्मूथ मार्केट करता है, वॉलेटिलिटी और मेंटेन करता है ऑर्डरली ट्रेडिंग सिस्टम को, प्राइस स्टेबलाइजर होता है। बिड एंड आस्क का जो स्प्रेड होता है उसको प्रॉफिट क्या करता है, ये प्राइस डिफरेंस के कारण करता है, और जितना नैरो बिड बिड एंड आस्क का जो स्प्रेड होगा वो एफिशिएंट मार्केट को बताता है। और ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। ये क्या करता है, बायर और सेलर दोनों के लिए लिक्विडिटी रहे और बाजार में वो लोग ट्रेड कर सके। तो इलिक्विड स्टॉक्स के अंदर जिस तरह के ट्रेड्स होते हैं उसको बचाने के लिए मार्केट मेकर को रखा जाता है एक्सचेंज के द्वारा। ये ऑफिशियल पोजीशन है। लेकिन ये लोग है कौन और ये किसके कहने से काम करेंगे? अभी जैसे आपको पता होगा कि एक एनएससी का ट्विन साइट घोटाला था पिछली गवर्नमेंट के, मतलब नरेंद्र मोदी के आने से पहले का। उस घोटाले में क्या था कि जितने भी सौदे जाते थे वो एक सर्टेन सेकंड पहले एक दूसरी साइट के ऊपर जाते थे और वहां से रीरूट होते थे एनएससी की साइट के ऊपर। तो जो बंदा जिस जगह पे फर्स्ट लैंडिंग होती थी इन ऑर्डर्स की, उसके और एनएससी के एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बीच का जो टाइम था, उस टाइम के अंदर वो अपने एल्गो से अपने ऑर्डर प्लेस कर लेता था। मार्केट मेकर को अगर अपन डिटेल के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, एक्सचेंज इंप्लीमेंट करता है रोबस्ट एमएमपी इन ए वेक ऑफ ए हाई प्रॉफिट इन प्रोफाइल इंसिडेंट सच एज collapse of the trading firm Knight Capital in 2012. MMPs are designed to assist the market maker in coping with the risk of posting continuous two-sided quote and the thousands of the financial instrument, especially with the guard against possibility of being forced to execute all the trade at once. MMP allow market makers to set parameter. If and when breached, automatically pull all their quotes. इसका मतलब क्या है कि जैसे बाजार गिर रहा है, जैसे इसको अपन ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि कल डाउ जोन्स ने 6% गिरा, तो मार्केट मेकर ने क्या किया, मार्केट मेकर ने 1.5% के ऊपर उसने अपनी एक लिमिट लगा रखी थी कि 1.5% तक तो मैं आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा, और 1.5% के बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे सारे आगे के सौदे हटा दिए उसने। उसे सादे सौदे जब हटाए तो हटाते ही बाजार के अंदर क्रैश आया, और इस कारण से बाजार 6-6.5% तक गिरा। Market maker should possess maximum flexibility by having direct electronic capability of query, adjust and reset setting and limit in a real time. शेयर बाजार का सब कुछ इसके हाथ में है मैनेज करना। We believe volume and the Greeks, delta, gamma, vega, they are the most effective parameter for setting risk threshold for the options. ये ऑप्शंस के जो प्राइस, कभी आपको लगता है ना कि यार जैसे अभी लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन ही हुआ, हम 350 पॉइंट बाजार गिरा निफ्टी के अंदर, लेकिन पुट के प्राइस नहीं बढ़ रहे थे एंड में। ऑलमोस्ट शुरू में पुट के जो प्राइस बढ़े उसके बाद सारे दिन 10-5 रुपए से ज्यादा पुट के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आया। और ये सारा फ्लक्चुएशन जो नहीं आया
उसको मैनिपुलेट करने के लिए ये डेल्टा गामा वेगा इन सबको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति मार्केट मेकर। एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज शुड नोटिफाई मार्केट मेकर इन ए रियल टाइम and when and there MMPs has breached and their order cancelled. So the market maker can reset their order promptly after a reset. Market maker should be able to set and configure individual limit via an API. Some exchanges still implement them on a basis of the trading entity, which in view are insufficient and leave error. टाइप क्या है मार्केट मेकर का? डिजिग्नेटेड मार्केट मेकर्स है, जिनको ऑफिशियली मार्केट मेकर्स बोला जाता है या बनाया गया है और उनके पास में एंटाइटलमेंट है। ये एनएससी के फ्लोर ट्रेडर्स जो होते हैं वो है। असाइन टू द स्पेसिफिक सिक्योरिटी के मार्केट मेकर है कि यार ये वाली सिक्योरिटी के प्रोवाइडर रहेंगे। होलसेल मार्केट मेकर्स है, रिटेल के एग्जीक्यूट करते हैं रिटेल ऑर्डर फ्लो को, या सिटाडेल सिक्योरिटी है वर्टू है अमेरिका के अंदर, वो इस तरह के। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मेकर्स है, ये एल्गो ट्रेडिंग फर्म्स है, ये जंप ट्रेडिंग एंड फ्लो ट्रेडर्स को मैनेज करती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा है कि मार्केट मेकर ऐसी अजीब सी चीज क्या है यार ये? और मेरे को 100% पता है कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उसमें से मोर देन 80% लोगों को ये नाम भी नहीं पता होगा जो शेयर बाजार का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। और इसके बगैर शेयर बाजार नहीं चलता है। लेकिन कोई आदमी इसको डिस्कस नहीं करेगा, ना टीवी पे डिस्कस करेगा, ना इस जो आपको पढ़ाते हैं वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या इसके बारे में इंफॉर्मेशन बाजार में एक्चुअल में नहीं है। मार्केट मेकर का इम्पैक्ट क्या है? ये 40% रिटेल ऑर्डर फ्लो प्रोवाइड करता है। ये 0.01% का प्राइस इंप्रूवमेंट कर देता है। दूसरा, $100 बिलियन का डेली प्रॉफिट है मार्केट मेकर का। अब समझ में आया कितना बड़ा आदमी है ये? मार्केट मेकर की स्ट्रेटजी क्या होती है? ये प्राइस मैनिपुलेशन करता है, वॉल्यूम मैनिपुलेशन करता है, और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के चलते इसको प्रॉफिट होता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अब आइए अपन अपने लेवल की बात करते हैं। हम लोग क्या है? ही इज नॉट डम, ही जस्ट बाय हाई एंड सेल लो अगेन एंड अगेन। ये रिटेलर है, ये हर बार हाई पे बाय करेगा, हर बार लो के ऊपर सेल करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हर्ड मेंटेलिटी है। इफ टू 10 करोड़ पीपल सेज समथिंग इज फुलिश, देन इट स्टिल फुलिश। तो हर्ड मेंटेलिटी है। अगर एक बंदा अपना माल बेच रहा है तो आप भी बेचोगे। आप नहीं बेचोगे तो टीवी पे न्यूज सुन सुन के आपको लगेगा पता नहीं दुनिया कितनी आफत आ रही है। आप ये सोचो, आज तक होने वाले हर क्रैश के बाद बाजार ऊपर बढ़ा रहा है। अगर इंडेक्स फंड को देखा जाए तो इंडेक्स फंड ने 15 से 20% की ग्रोथ इंडिया के अंदर एनएससी ने जिस दिन से इंसेप्शन हुआ है उससे एनुअल दे रहा है। तो आपको डरने की जरूरत कहाँ है? आज भी तो जो भी रिटर्न है आपके, वो रिटर्न मंथ के अंदर, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कम आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में तो नहीं आ रहे हैं। जो कि हिस्ट्री यही कह रही है कि बाजार लॉन्ग रन के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 15% का रिटर्न तो दे ही रहा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर ट्रेड कैसे करता है? पर्सनल अकाउंट से ट्रेड करता है, उसके बाद कम पूंजी होती है, उसके बाद कम इंफॉर्मेशन होती है, और वो बाजार के अंदर जो इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है उनसे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। ये कैसे? आजकल दो तरह के हो गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप बेस्ड ट्रेडिंग करने लगे, या कुछ लोग जो रेगुलर ब्रोकर्स हैं उनके पास में ट्रेडिंग करने लगे। ऐप बेस्ड ट्रेडिंग होने के कारण बाजार के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। रिटेल्स के पास में नॉलेज भी आई है, उनके पास में ट्रेडिंग के चार्टिंग के सॉफ्टवेयर्स एप्स के अंदर है जो कि बहुत अच्छे हैं, और उनके चलते वो लोग काफी चीजें सीख रहे हैं। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले तक जब हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये देखते थे कि यार इस जगह पे सपोर्ट है, तो प्राइस उस जगह पे सपोर्ट आके ले लेता था, क्योंकि वो जो सपोर्ट का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता था। आजकल क्या होता है?
ये जो सपोर्ट का लेवल है वो टीवी से लेके आपका ब्रोकर से लेके आपका एक्सचेंज या आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है वो सारी दुनिया को बता के रखता है। तो 90% लोगों को ये पता है कि प्राइस इस जगह पे आके सपोर्ट लेगा। तो आजकल ये लोग क्या करते हैं, उस प्राइस सपोर्ट लेवल को एक बार तोड़ देते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। उसके बाद में उसको तोड़ने के बाद प्राइस वहां से ऊपर आ जाता है, या उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके एक बार ऊपर ले जाके आपको और बाय कराएंगे और उसके बाद प्राइस वहां से नीचे आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी अपने आप को हमको डेली अपडेट करना पड़ता है कि मार्केट बिहेवियर क्या है, मार्केट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है इसको लोग बाग किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दो तरह के हो सकते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स है, डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर का सबसे बड़ा एग्जांपल जीरोधा, अप स्टॉक्स है। और बड़े जो शेयर ब्रोकर्स है वो एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, या शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग टाइप के लोग हैं। ये फुल टाइम रेगुलर ब्रोकर्स हैं। इनमें से कौन सा बेटर है, बड़ा मुश्किल सवाल है। यूजुअली फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर ब्रोकरेज ज्यादा होती है, आपके चार्जेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आप उसमें हमेशा ट्रेड कर पाओगे। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका ऐप ब्लैकआउट हो गया या आपका ट्रेड फंसा हुआ है। जीरोधा के अंदर जिस दिन हैवी मैनिपुलेशन होता है, अगर बाय चांस सपोज करो कल मंडे को हो रहा है, तो आप कई बार ऐसा होगा कि आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर मान लो अपने ऐप में ट्रेड नहीं कर रहे हो तो जो आपका ऑफिस है उसके अंदर फोन करके आप अपना सौदा करा सकते हो। अगर मान लो ऑफिस में भी काम नहीं हो रहा है तो ये लोग अपने हेडक्वार्टर के ऊपर फोन करके आपके सौदे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या रेगुलर कर सकते हैं, या उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है तो वो डिस्काउंट ब्रोकर्स के ऊपर डेली ट्रेड कर सकता है, और आप अपने शेयर्स को अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना चाहते हो तो फुल सर्विस ब्रोकर बेटर माना जाता है। मार्केट की पावर डायनेमिक्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। क्यों करते हैं, कि मेजोरिटी एसेट उन्हीं के पास है। उनके बारे में डीप पॉकेट्स होती है और डीप पॉकेट्स की सहायता से वो बाजार को मैनिपुलेट करते हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट क्या होती है, ये रूल ऑफ एंगेजमेंट को रोज चेंज कर देते हैं कभी भी। जैसे अभी अब आपको बता देता हूँ मैं आपको कि इंडसइंड बैंक को ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में से निकाल देंगे। जैसे ही इसको निकालेंगे तो जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उनको अपने पोर्टफोलियो में से इंडसइंड बैंक को निकालना पड़ेगा। तो आपको मान के चलो उसके अंदर सेलिंग आएगी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, इतना शेयर्स उसमें से निकलेंगे। तो और जो इसको रिप्लेस करेगा, अगर ये बैंक रिप्लेस कर रहा है इसकी जगह एक दूसरा बैंक आएगा, तो जो बैंक आएगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उतना पैसिव फंड फ्लो होगा। तो इस तरीके से ये रेगुलेटरी ओवरसाइट होती है। मार्केट मेकर को ये लोग फैसिलिटेट करते हैं, उसको आपके सारे स्टॉप लॉसेस दिख रहे होते हैं, वो आपके स्टॉप लॉसेस के हिसाब से अपने ऑर्डर को एडजस्ट करता है और आपके स्टॉप लॉस खा जाता है। रिटेल का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके पास में नॉलेज नहीं, उनको ये नहीं पता है। वो ये सोचते हैं कि शेयर बाजार के अंदर पैसा कमाना सबसे आसान काम है, और उसके लिए वो न तो अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, न अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं, न अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके चलते वो हमेशा मीडिया मैनिपुलेशंस, मार्केट मैनिपुलेटर्स के मैनिपुलेशन से वो करते हैं। फिर उनको ग्रीड इतनी है तो अपनी ग्रीड को वो दूसरे बंदे के ऊपर थोप के कि यार मैंने तो इसके कारण ये नुकसान कर लिया, ये टीवी पे बोला था इसलिए कर लिया, या इस इन्फ्लुएंसर ने बोला इसलिए कर लिया। तो इस तरीके से उनको ग्रीड एंड फियर के कारण नुकसान होता है। तो इस स्टॉक का जो की टेक अवे क्या है, मैंने आपको ये इसलिए बताया कि बाजार को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। हम जो प्राइस के अंदर बाय एंड सेल का जो ऑर्डर है उसके अलावा बाजार में हिडन पावर्स है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है, और वो कौन है, ये एक्चुअल जो आदमी कंट्रोल कर रहा है ना, उसको कोई नहीं जानता ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। लेकिन ये जितने जितनी एंटिटीज को अपन ने आज डिस्कस किया, चाहे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे गवर्नमेंट हो,
या मार्केट मेकर हो, या रिटेलर्स हो, या मीडिया हाउसेज हो, ये सारी बड़ी एंटिटीज ने मिलके एक वेब बना रखा है, और इस वेब के अंदर हम और आप जैसे रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो इस एजुकेशनल वीडियो का पर्पस ही केवल ये था कि आपको एटलीस्ट कम से कम बाजार के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्या क्या प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से बाजार को चला रहे हैं, एटलीस्ट जिस गेम को आप खेलने के लिए आए हो, तो उस गेम के जो रूल्स है वो तो कम से कम जानने का अपने को अधिकार है ही। तो इस तरीके से जो ये इस वेब के अंदर आप जो फंसे हुए हो, और इन एंटिटीज को अगर आप नहीं जानोगे और इसको नहीं समझोगे, तो आप बाजार के अंदर कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बाजार को सीरियसली सीख के बाजार के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी एंटिटी को, म्यूचुअल फंड भी सही नहीं है। म्यूचुअल फंड अगर सही होता तो, मैं तो एक लाइन की बात बताता हूं कि जिस आप शेयर बाजार के टॉप 50 लोग जिन्होंने शेयर बाजार से पैसा कमाया, उसमें धमानी को ले लीजिए, या राकेश झुंझुनवाला के फर्म को ले लीजिए, या और जितने भी लोग आपको नजर आते हैं कि ये टॉप 20 या 40 या 50 लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार से पैसा कमाया, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, उनमें से एक भी आदमी ने म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया है। अगर म्यूचुअल फंड इतना ही सही था, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते और म्यूचुअल फंड से पैसा कमाते। तो ये, इन लोगों ने पैसा कैसे कमाया? इन्होंने सेल्फ स्टडी करी, इन्होंने अपने अपना सिस्टम डेवलप किया, इन्होंने बाजार को समझा, इन्होंने कंपनियां सर्च करी, और उसके बाद उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बचाया जाए, इन सब चीजों को सीखने के बाद में बाजार के अंदर अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस एक्सपीरियंस शेयरिंग एपिसोड के समापन पे माँ लक्ष्मी से ये आराधना करता हूं कि आप सभी का पोर्टफोलियो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, और आप सभी अपनी खुद की इंफॉर्मेशंस को भी, अपने खुद के भी ट्रेडिंग और मार्केट के ज्ञान को बढ़ाएं, और उसके अंदर ये मेरा एक गिलहरी की तरह एक छोटा सा प्रयास है जो मैं मेरे चैनल के ऊपर कर रहा हूं। और इस टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के पे इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनने और समझने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप में से कोई भी आदमी शेयर बाजार के अंदर टेक्निकल एनालिसिस, एस्ट्रो टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल को सीखना चाहता है, तो हम टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स चलाते हैं, जिसके अंदर एस्ट्रो टेक्निकल को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ में मिला के आपको आपकी इंफॉर्मेशंस को, कंप्लीट कोर्स को फ्रॉम बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, जो चीज मैंने 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद में बाजार में सीखी। अगर कोई आदमी उसमें इंटरेस्टेड है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हैप्पी इन्वेस्टिंग। और शेयर बाजार की इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट का काम है, और नॉलेज ही वेल्थ है। बृहस्पति नॉलेज का द्योतक होता है, और वो विजडम प्रोवाइड करता है, और आपको बाजार के अंदर किस तरीके से अपनी मनी को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको सिखाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।